नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल। कर खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड को केंद्र सरकार से 451.63 करोड़ की बड़ी वित्तीय सहायता। पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता ऋण की पहली किस्त भी मंजूर। वित्त मंत्रालय ने 2026-27 योजना के तहत की राशि स्वीकृत। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सड़क, पुल, पेयजल, स्वास्थ्य, पर्यटन परियोजनाओं को मिलेगी गति। 31 मार्च 2027 तक पूंजीगत परियोजनाओं पर करना होगा राशि का उपयोग। योजना के भाग 1 के तहत सहायता राशि भी जारी। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार का जताया आभार। प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी दिया धन्यवाद। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, एक बड़ी सौगात केंद्र सरकार की ओर से मिली उत्तराखंड को, किस रूप में अब इसको देखा जा रहा है, किन क्षेत्रों में काम होगा अब इस पैसे से? देखिए विशाल, उत्तराखंड को केंद्र सरकार से 451.63 करोड़ की वित्तीय सहायता जो है वो मिली है। पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता ऋण की जो पहली किस्त है वो वित्त मंत्रालय की ओर से 2027 योजना के तहत राशि स्वीकृत हुई है, जिसमें सड़क, पुल, पेयजल, स्वास्थ्य परियोजनाओं को जो है राशि मिलेगी और जिसमें 31 मार्च 2027 तक पूंजीगत परियोजनाओं पर जो है इस राशि का उपयोग जो है वो करना होगा। योजनाओं के भाग के तहत सहायता जाएगी की गई है। इसमें अगर देखें तो मुख्यमंत्री जी ने सरकार का आभार जताया है। प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इसके लिए धन्यवाद दिया है, क्योंकि जो विशेष निश्चित तौर पर स्वास्थ्य की जो परियोजनाएं हैं उनको गति मिल पाएगी। लेकिन ऐसे में मुख्यमंत्री धामी ने भी धन्यवाद भी अदा किया, और ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि एक के बाद एक कई बार ऐसा देखने को मिला है जब केंद्र सरकार ने पैसा आवंटित किया उत्तराखंड को ताकि उत्तराखंड में विकास कार्य हो सके। किस तरह के विकास कार्य गतिमान हैं? कहीं ऐसी परियोजनाएं हैं जिसमें सड़क के ऊपर भी काम हो रहा है, पुल भी ऐसे बनाए जा रहे हैं, जिनके लगातार काम हो रहा है उनका साथ जो है परियोजनाओं को गति मिले। इसके लिए लगातार जब मुख्यमंत्री पुष्कर धाम ने दिल्ली जाते हैं तो केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करते हैं ताकि उसमें जो है वृद्धि हो और आने वाले वक्त में जो परियोजनाएं हैं तो और गति से जो है संचालित किया जा सके। उसी में परिणाम है कि उन्होंने केंद्र सरकार से जिस तरह से वित्तीय सहायता की बात की थी उसमें जो है ये वित्तीय सहायता जो है मिली है। जी ठीक है योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का बड़ा बयान सामने आया। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने साफ कहा है कि ब्राह्मण, पुजारी और पंडा कभी भी मंदिर में चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि इन पर सदियों से श्रद्धालुओं का विश्वास रहा है और ये विश्वास आज भी कायम है। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि पुजारियों के लिए बिना जेब वाले कुर्ते पहनने जैसी कोई अनिवार्यता लागू करने की बात अभी सरकार ने नहीं कही है, और अगर आने वाले समय में ऐसी कोई बात आती है तो सरकार उस पर अपने अनुसार काम करेगी। हालांकि चढ़ावा चोरी के मामले में उन्होंने कहा कि अगर किसी की संलिप्तता सामने आती है तो वो किसी संस्था के कर्मचारी हो सकते हैं। जांच चल रही है और दोषियों को कठोर सजा सरकार देने का भी काम करेगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक देवभूमि है। यहाँ पे लोगों की आस्था हमारे चारों धाम से है, हमारे हेमकुंड साहिब से है, और लाखों लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं बाबा केदार, बाबा बद्री विशाल, यमुनोत्री माँ, गंगोत्री माँ का आशीर्वाद लेने, हेमकुंड साहिब जी का आशीर्वाद लेने। ये प्रकरण जो है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तराखंड में पहली बार एक चंदा चोरी का प्रकरण सामने आया है, लेकिन स्टेट सरकार ने उस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करके उसके ऊपर एक्शन लेने का काम किया है। और जहाँ तक बात है कि जेब नहीं होनी चाहिए और जो पंडित पुरोहित हैं वहाँ पे उनके उन कपड़ों में जेब ना हो, मेरा अपना मानना ये है कि इस पे बहुत स्पष्ट तरीके से माननीय महेंद्र भट्ट जी ने अपना वक्तव्य दिया भी है, सोशल मीडिया पे भी दिया है। हम ये मानते हैं कि कोई भी पंडित, पंडा समाज का व्यक्ति हो, कोई भी वहाँ पे पुजारी हो, जो भी हमारे वहाँ पे आस्था रखता है उस धाम में, उसका कभी भी देह चोरी का नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रकरण है जिसमें कि पॉकेट नहीं होनी चाहिए। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे के गड़बड़ी मामले के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन बीजेपी नेताओं पर मंदिर समिति के खर्च पर यात्रा करने के आरोप लगे हैं, उन्हें नैतिकता के आधार पर मंदिर समिति का खर्च वापस कर देना चाहिए।
गोदयाल ने कहा कि मंदिर समिति का दायित्व श्रद्धालु और जरूरतमंद यात्रियों की सहायता करना है, न कि वीआईपी नेताओं का खर्च उठाना। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं को भगवान के दर्शन श्रद्धा से करने चाहिए, न कि मंदिर समिति पर आर्थिक बोझ डालकर। गणेश गोदयाल ने दावा किया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कभी भी मंदिर समिति से कोई भत्ता या सुविधा नहीं ली, क्योंकि विधायक के रूप में उन्हें पहले से मानदेय और भत्ता मिलता था। उन्होंने कहा कि राजनीति में पारदर्शिता जरूरी है और जो लोग दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं उन्हें पहले खुद उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। 50 प्याज भी खाएंगे, 50 मिर्ची भी खाएंगे, 50 कोड़े भी खाएंगे, ये सब कुछ करेंगे। लालच, भाई अगर नाम आ गया था तो दे देते वो पेमेंट, मंदिर समिति को बोलते भाई कितना है तुम्हारा पेमेंट, दे देते। कितनी मोटी चमड़ी बनी हुई है कि अभी तक झेल रहे हैं, लेकिन कितने का है वो बिल? 2, 5, 10 हजार 20 हजार का होगा। इतने बड़े बड़े लोग हैं, कोई बीजेपी की पदाधिकारी हैं, कोई मंत्री हैं, कोई विधायक हैं, और इतने के लिए मर रहे हैं। मतलब चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इतने कोड़े पड़ रहे हैं चमड़ी पे, उसको झेल रहे हैं पर दमड़ी ना जाए। क्या अफसोस की बात है। देखिए, मंदिर समिति पहले दिन ओपनिंग के समय में अगर कोई यात्री ये कहे कि उसको दिक्कत है तो उनकी व्यवस्था करती है। मंदिर समिति का ये भी काम है, मंदिर समिति का, कि अगर कोई यात्री परेशानी में है तो चाहे वो पहला दिन हो और चाहे वो आखिरी दिन हो, मंदिर समिति उसको क्या मदद कर सकती है, ये मंदिर समिति का दायित्व है। लेकिन ये तथाकथित लोग उस श्रेणी में नहीं आते। ये वीआईपी लोग हैं, इस प्रदेश की राजनीति के बड़े हस्ताक्षर हैं, और इन बड़े हस्ताक्षरों को चाहिए कि वो मंदिर पर आश्रित होने के बजाय वहां पर इस रूप में जाएं कि वो परमेश्वर के दर्शन करने जा रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, एक बार मैं हरिद्वार गया किसी आश्रम में, मेरे साथ 8-10 लोग थे, हमने सबने खाना खाया, लेकिन हम वापस आते हुए वहां एक रसीद काट के आए, क्योंकि हमें खुद ही लगा ये इसी तरह होता है जैसे लंगर की भावना है। उत्तराखंड सरकार जल्द ही नई खेल नीति 2026 लागू करने की तैयारी में है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा स्थित कार्यालय में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर नई नीति के मसौदे पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 की खेल नीति में समय और खिलाड़ियों की वर्तमान जरूरतों के अनुसार बदलाव किए जाएंगे। खास बात यह है कि नई नीति तैयार करने में खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों और आम जनता की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने सुझाव आमंत्रित किए हैं, जिन्हें ऑनलाइन पोर्टल, ईमेल, डाक और क्यूआर कोड के माध्यम से अगले 15 दिनों के भीतर भेजा जा सकता है। बेहतर सुझावों को नई खेल नीति में शामिल करने के साथ सुझाव देने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा। उत्तराखंड की खेल पॉलिसी को लेकर चर्चा की गई है, और खेल पॉलिसी जो हमारी 2021 की बनी हुई थी उसमें वो समय आ चुका है जब उस नीतियों का परीक्षण भी हुआ है, समीक्षा भी हुई है। उसके बाद में आज के समय के हिसाब से खेल नीति क्या बननी चाहिए उसको लेकर जो है आज बैठक आहूत की गई, और खेल नीति 2026 जो विभाग अपनी ओर से तैयारी कर रहा है, उसी तैयारी के परिप्रेक्ष्य में आज ये निर्णय भी हुआ है कि हम जनमानस से भी खेल पॉलिसी के संदर्भ में सुझाव लेंगे, जिसमें हमारे सभी एथलीट, हमारे खेल प्रेमी या हमारे खेल को प्रोत्साहित करने वाले सभी हमारे साथी अपने सुझावों को इस ऑनलाइन पोर्टल पे जो है वो भेज सकते हैं, और उसका वेब लिंक जो है वो www.khelo.uk.in है, उस पर भी अपने सुझाव भेज सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से वो ईमेल के माध्यम से भी अपने सुझाव भेज सकते हैं, info@khelo.uk.in, और वो डाक के माध्यम से अपना सुझाव भेज सकते हैं। उनके सुझाव जो है 15 दिनों तक जो है विभाग के पास निदेशालय में पहुंचेंगे, और निश्चित रूप से जब ये सुझाव हमारे पास पहुंचेंगे तो उनकी सबकी समीक्षा की जाएगी। बेहतरीन सुझाव को खेल पॉलिसी का हिस्सा बनाया जाएगा, और बेहतरीन सुझाव जो खेल पॉलिसी का हिस्सा बनेंगे उन बच्चों को, उन एथलीट्स को, उन लोगों को, उन खेल प्रेमियों को हम आने वाले समय में सम्मानित भी करेंगे। मसूरी में धामी सरकार के सेवा, सुशासन और समर्पण अभियान के तहत राधा कृष्ण मंदिर में आयोजित बहुउद्देश्य शिविर में 33 विभागों ने एक ही स्थान पर सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ लोगों को दिया है। शिविर का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने किया। इस दौरान मंत्री ने स्वयं लोगों की समस्याएं सुनकर कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया, और अधिकारियों को जनता के कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए।
गणेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार ने 5 वर्षों से यूसीसी, नकल विरोधी और धर्मांतरण विरोध जैसे ऐतिहासिक फैसले लिए और करीब 34,000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है। जैसा कि आपको पता है ये राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने चुनावी तैयारियों को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। तेजी से काटे जा रहे पेड़ों के संबंध में उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार तो है ही, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी को सुविधा देने के लिए पेड़ काटे गए हैं, इससे आवाजाही आसान होगी। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से रूपरेखा पूरी बनाई जा रही है 2027 चुनाव के लिए? लगातार तमाम प्रकोष्ठों की बैठक हो या फिर तमाम क्षेत्रों में काम हो, बीजेपी है किस तरह समन्वय बनाए जद्दोजहद वो भी लगातार जारी है। पहले तो समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो केवल चुनावी पार्टी है और चुनाव के दिनों में काम करती है। ये 365 दिन इसके नेता, इसके कार्यकर्ता जनता के बीच में रहते हैं 24/7 और उसकी समस्याओं का समाधान करते हैं। हाँ, जब चुनाव आते हैं तो विशेष रूप से थोड़ी तैयारी ज़्यादा होती है। चुनाव आने वाले भी हैं, पार्टी अपनी तैयारी कर रही है, सब प्रकार से अपने को मजबूत कर रही है, क्योंकि हमको हैट्रिक लगानी है। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम आप चला रहे हैं, हालांकि इससे पहले भी ये चला था। कितना रिस्पॉन्स इस तरह के प्रोग्राम का मिलता है, कितना लाभकारी होता है ये आम लोगों के लिए? बहुत रेस्पॉन्स इसका मिल रहा है, क्योंकि जनता की समस्याओं का समाधान जनता के बीच में आकर के अधिकारी कर रहे हैं। बहुउद्देशीय शिविर लग रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है। किसी के पेंशन लगनी है तो पेंशन लग रही है, किसी का आधार कार्ड बनना है तो आधार कार्ड बन रहा है, आयुष्मान कार्ड बनना है तो वो बन रहा है। सब प्रकार की जो भी समस्याएं हैं उनकी सुनवाई वहीं पर हो रही है और अधिकांश समस्याओं का वहाँ समाधान हो रहा है। जिन समस्याओं का वहाँ समाधान नहीं हो सकता उन पर भी त्वरित कार्रवाई ऑफिस से होती है। सर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सबसे लंबा कार्यकाल भी मुख्यमंत्री रहते पूरा किया है। किस रूप में देखते हैं उनके कार्यकाल को, और क्योंकि बड़ी योजनाएं राज्य में आई, उसका किसको श्रेय भी आप देते हैं और क्या कहेंगे सर? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से अपने कार्यकाल में दृढ़ता के साथ निर्णय लेते हुए, कठोरता के साथ अनुशासन का और बाकी चीजों का पालन कराते हुए, कानून व्यवस्था पर नियंत्रण रखते हुए विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया है और राज्य में आने वाली आपदाओं से जिस प्रकार से ग्राउंड जीरो पर जाकर उसका प्रबंधन किया है, उससे निपटे हैं, वह एक उल्लेखनीय है। और ऐसे बहुत से काम जो देश में पहली बार हुए हैं, चाहे वह यूसीसी लाए हों, नकल विरोधी कानून लाए हों और जितने प्रकार के जिहाद है उनसे निपटने का काम हुआ हो, बिना किसी पर्ची और खर्ची के, बिना किसी नकल के 33,000 से ज़्यादा नौकरियां दी गई हों। इस प्रकार से बहुत सारे काम जो पहली बार हुए हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। केंद्र सरकार ने बड़े तोहफे कई बार दिए उत्तराखंड को और एक के बाद एक कई किस्तें भी जारी की। कितना विकास कार्य अब उत्तराखंड में हो रहा है और केंद्र कितना सपोर्ट दे रही है? विकास कार्य निरंतर हो रहा है। इस 25 वर्ष में हम देश के 5 उन टॉप राज्यों में आ गए हैं जिनका सरप्लस बजट है। 5,000 रुपये का हमारा बजट शुरू हुआ जिस समय राज्य प्रारंभ हुआ, आज 1,11,000 करोड़ का बजट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमको अवार्ड मिल रहा है। इजी डूइंग में हम अचीवर्स की श्रेणी में हैं। नीति आयोग के जो एसडीजी गोल्स हैं उसमें हम प्रथम स्थान हमने प्राप्त किया है। खनन कार्यों के सुधार कार्यों को लागू करने में 200 करोड़ का पुरस्कार मिला है। तो निरंतर ऐसे कार्य हो रहे हैं जिसके कारण से केंद्र भी हमको पूरी सहायता दे रहा है, चाहे आपदा है चाहे वैसे हो। अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 451 करोड़ रुपए हमको मिला है। तो इन सब चीज़ों से निरंतर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। सर, एक सवाल में रह भी है कि कांग्रेस लगातार ये कह रही है, आरोप भी लगा रही है कि पेड़ बहुत ज्यादा काटे जा रहे हैं, चाहे वो ऋषिकेश मार्ग पर हो या फिर इससे पहले जब दिल्ली देहरादून हाईवे बना उस पर भी, और क्योंकि रोड भी कई जगह पे डैमेज है, तो इस तरह के आरोप कांग्रेस लगा रही है कि बीजेपी सरकार में ऐसा हो रहा है। कांग्रेस को अपने जमाने में देखना चाहिए, जब पेड़ तो कटते थे पर सड़कें नहीं बनती थी। सड़कें बनती थी तो टूट जाने के बाद वर्षों तक नहीं बनती थी।
अब अगर कहीं पर कोई टूट फूट होती है तो तुरंत उसकी रिपेयर होती है, तुरंत वो मार्ग खोल दिया जाता है और सड़कें बन रही हैं, विकास कार्य हो रहा है। सर, अंतिम सवाल बस मेरा ये है कि राहुल गांधी आ रहे हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार अब चुनावी दौरा भी है, 2027 की तैयारियों में जुटे हुए हैं, छात्रों के साथ संवाद करने वाले हैं वो लोग। देवभूमि में पर्यटन के लिए सब लोग पूरे देश भर से, विदेश से लोग आते हैं। राहुल गांधी भी आए, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से उनको कोई लाभ मिलने वाला नहीं। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी हमारे साथ थे, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। ऑन टीवी के लिए देहरादून से विशाल। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बूथ स्तर पर संगठन को और मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। जानकारी देते हुए बीजेपी विधायक मनोज चमोली ने कहा कि बीजेपी बूथ स्तर तक लगातार काम करती है और संगठन बूथ अध्यक्ष से होते हुए अब पन्ना प्रमुख तक पहुंच चुका है। उन्होंने बताया कि पार्टी के कार्यक्रम अब घर घर तक जा सकेंगे। इसके लिए बूथ स्तर पर गठित टीम प्रचार प्रसार करेगी। विनोद चमोली ने कहा कि समय के साथ पार्टी के नए कार्यक्रम आ रहे हैं और चुनाव भी नज़दीक हैं। ऐसे में बूथ को सक्रिय करके कार्यकर्ता आम जनता तक पहुंचेंगे और पार्टी की योजनाओं को भी बताएंगे। यही पार्टी का अभियान भी है। नहीं, देखिए, थोड़ा सा भाजपा को समझना पड़ेगा सब लोगों को। हम लोग बूथों पर निरंतर कार्य करते हैं। बूथ स्तर तक हमारा संगठन है। हमने बूथ अध्यक्ष पर केंद्रित संगठन, बल्कि वहाँ से आगे हम पन्ना प्रमुख तक गए हैं और हम लोग लगातार उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि पार्टी के कार्यक्रम चल रहे हैं, उन कार्यक्रमों को लेकर घर घर जाकर उन कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार वो टीम हमारी करेगी जो बूथ स्तर पर हम लोगों ने पहले ही गठित की है। आपको ध्यान में होगा, हमारे जितने मन की बात के कार्यक्रम होते हैं ये बूथ स्तर पर होते हैं। हमारे हरेरा के जो कार्यक्रम होते हैं ये बूथ स्तर पर होते हैं। तो हमारे बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे हैं जो बूथ स्तर पर पहले ही होते आए हैं। अब क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, पार्टी के कार्यक्रम आ रहे हैं, चुनाव भी नज़दीक आ रहा है, तो उन कार्यक्रमों को लेकर बूथों को सक्रिय करके और वो आम जन तक बूथ हमारे कार्यकर्ता जाएंगे। इस प्रकार का हमारा अभियान है। प्रदेश में सड़कों की बदहाल स्थिति और गड्ढों को लेकर उठ रहे सवालों के बीच बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे चुके हैं। जनता की सुविधा से किसी भी तरह समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों का पहला दायित्व जनता की सेवा करना है और सरकार किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। नवीन ठाकुर ने बताया कि मानसून से पहले मुख्यमंत्री ने प्रमुख अधिकारियों और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर सड़कों, नालों और जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त रखने के भी निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा कि अगर किसी क्षेत्र में अधिकारियों की लापरवाही सामने आती है तो राज्य सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करेगी। अधिकारियों का काम जो है जनता की सेवा करना है और मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं। किसी भी प्रकार की हिला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बरसात से पहले मुख्यमंत्री ने प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठकर, उनमें पीडब्ल्यूडी सचिव भी थे, स्पष्ट कहा था कि सड़कों का, नालों का रख रखाव उचित तरीके से हो ताकि बरसात में दिक्कत ना हो। और संबंधित क्षेत्र के अधिकारी अगर कहीं लापरवाही बरती गई और लापरवाही उनके काम में पाएगी तो निश्चित तौर पर उन पर जो है सरकार कार्रवाई करेगी। और ये भाजपा की सरकार है, यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की। हरियाणा पर्व पर वर्ध वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। यमकेश्वर पौड़ी गढ़वाल में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे। उनके साथ योग गुरु बाबा रामदेव भी इस दौरान मौजूद रहे और बीजेपी के तमाम नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेड़ भी लगाया है। तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, आचार्य बालकृष्ण हो या फिर रामदेव हो, तीनों मिलकर पौधा लगा रहे हैं। वृक्षारोपण किया गया है इस दौरान। तो यमकेश्वर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए थे और इस दौरान ये पौधारोपण किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ बाबा रामदेव भी नजर आए, साथ ही आचार्य बालकृष्ण भी उनके साथ मौजूद रहे। पर्वरद
वृक्षारोपण कार्यक्रम इस दौरान क्या क्या? अल्मोड़ा राजकीय मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। कॉलेज के 4 विभागों को नए विभागाध्यक्ष मिले हैं। इसके साथ ही 5 विशेषज्ञ चिकित्सकों ने भी कार्यभार संभाल लिया है, जिसमें मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन के अनुसार नए विभागाध्यक्षों और विशेषज्ञों चिकित्सकों की नियुक्ति से लंबे समय से प्रभावित शैक्षणिक और चिकित्सक कार्यों को गति मिलेगी। हाँ, अभी जो है हम लोगों के यहाँ पे 6 लोगों का जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है। उसमें जो है एक गायनेकी प्रोफेसर हैं डॉक्टर वंदना बिष्ट, उनके द्वारा जो है ज्वाइनिंग ले ली गई है। और इसके साथ साथ में ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में डॉक्टर पंकज सिंह प्रोफेसर उन्होंने ज्वाइन किया है। और ऑप्थेल्मिक विभाग में भी जो है प्रोफेसर डॉक्टर सुनील ओझा जो हैं उनके द्वारा ज्वाइन कर लिया गया है। रामनगर वन प्रभाग के टेढ़ा गांव में करीब 12 साल बाद दुर्लभ इंडियन जॉइंट फ्लाइंग स्क्विरल दिखाई थी। एक ग्रामीण के घर में पहुंची इस दुर्लभ गिलहरी का वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित किया है। विशेषज्ञों ने इस क्षेत्र की समृद्धि, जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण के लिए सकारात्मक संदेश भी बताया है। वन विभाग के अनुसार ये इंडियन जॉइंट फ्लाइंग स्क्विरल है, जो उड़ती नहीं बल्कि अपने शरीर की त्वचा की झिल्ली की मदद से एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक ग्लाइड करती है। ये इसका नाम है जेंट फ्लाइंग स्क्वायरल। ये करीब सबसे पहले 12 साल पहले देखी गई थी और दूसरी बार इसे अब जो मैंने रेस्क्यू किया है टेढ़ा रोड से किसी के घर के अंदर घुस गई थी। घर वालों का एक मेद था कि कोई दुर्लभ प्रजाति आ चुकी है हमारे घर के अंदर या कोई बड़ा जानवर आ चुका है हमारे घर के अंदर। जब मैं मौके पर पहुंचा तो मैंने इसको देखा कि ये जेंट स्क्वायरल है। इसे फ्लाइंग स्क्वायरल भी बोलते हैं हम। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर फ्लाइंग की तरह कूदना, जिसका जो रेंज होती है वो 100 मीटर के करीब रहती है कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे 100 मीटर तक ये फ्लाइंग करते हुए कूद जाती है। और इसका जो पसंदीदा भोजन हुआ फल फ्रूट हो गए, पेड़ों की छाल हो गई या ड्राई फ्रूट्स हो गए, बस यही चीज़ों को। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।